गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अपने सामाजिक विज्ञान के अंदर दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है और कल मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैंने थोड़ा बहुत आपको जो है वो सल्तनत काल के 5 वंशों के बारे में बताया था। 5 में से आज हम पहला पढ़ने वाले हैं। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। ठीक है, कब से कब तक? 1206 से 1290 तक। ठीक है, इस वंश के अंदर जो है वो 4 राजा हुए हैं। पहले इसका नाम देख लें। इसको एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यामिनी इल्बरी। ठीक है, ये नाम है यामिनी इल्बरी कहते हैं इसको। ठीक है, इस वंश में मुख्य 4 जो है वो शासक हुए हैं, शासक शासिका हुए हैं। चारों में से क्रमशः देखो, क्रम देख लो इनका। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और उसके बाद में बलबन। 4 लोग हैं। हमें इन 4 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 4 में से सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो टोटल इनका समय क्या है? 1206 से लेकर 1290 के बीच का इनका समय है, ध्यान में रखना। 1206 से लेकर 1290 के बीच में कितने साल हो गए इनको? इनको हो गए 84 साल। ठीक है, 84 साल के अंदर पहला शासक आया है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक मात्र 4 साल जो है इसने शासन किया है। 4 साल में इसने क्या किया है ये देखना है। सबसे पहले तो ये कहलाता है गुलाम वंश का संस्थापक। क्लियर है? दूसरी बात, ये बहुत दयालु था, उदार था ये। ठीक है, लोगों का जो है वो जन कल्याणकारी कार्य वगैरह करने में इसकी अच्छी खासी रुचि थी। इसकी बहुत सरल स्वभाव का था, इसलिए इसको एक उपाधि मिली हुई है, इसको कहते हैं लाख बख्श। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से। और क्यों जाना जाता है? इसकी उदारता और इसकी दरिया दिली के कारण, अच्छे स्वभाव का था, अच्छे दिल का था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात है, इसने अपने शासन काल के अंदर जो है एक सूफी संत था जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ठीक है, इसके नाम के समान कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये नाम है ना, काकी काका, वैसे काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये नाम है। इस सूफी संत की याद में इसने दिल्ली के अंदर एक मीनार, एक बड़ी सी एक खंबा जिसको हम बोलते हैं, स्तंभ जिसको बोलते हैं, बड़ी सी मीनार बनवाई इसने। और उस मीनार का नाम रख दिया इसने कुतुब मीनार। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आजकल वो टिकटॉक पर वीडियो आ रहे हैं ना, कई बार देखा आपने, एक टीचर जो बैठा रहता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, गुरुजी कहते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार। फिर बच्चों से पूछता है बच्चा, बताओ दे क्या है? तो बच्चा कहता है सर कुत्ता बीमार। कुत्ता बीमार नहीं है वो क्या था? वो कुतुब मीनार है। याद ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, 4 चीजें। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 का काम। ठीक है, उदारता, दरिया दिली करण, लाख बख्श। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में एक मीनार बनाई जिसका नाम रख दिया कुतुब मीनार। 1210 के अंदर पोलो जानते हो ना, जोधपुर के अपने खिलाड़ी थे पहले, पूर्व महाराजा हनुमंत सिंह जी। बहुत अच्छा पोलो खेलते थे, बहुत प्रसिद्ध थे पोलो खेल के। घोड़ों पर जो खेल खेला जाता है, हाथ के अंदर स्टिक डंडी होती है, बॉल को आगे किस कर जाता है। पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ये ऐबक जो है वो घोड़े से गिर गए थे। ठीक है, और इनसे इनकी मौत हो गई है। तो इस प्रकार से इनकी मौत हुई 1210 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु कैसे हुई, कब हुई? 1210 में। ठीक है, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा शासक है इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात के अंदर जो है वो इस गुलाम वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं वो ये रहे। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है वो मुस्लिम साम्राज्य का, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। वास्तविक संगठनकर्ता। ठीक है, तुर्क साम्राज्य का या मुस्लिम साम्राज्य का जो है वास्तविक संगठनकर्ता किस शासक को माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इस बात का ध्यान में रखना। इनका समय है 1210 से लेकर के 1236 के बीच।
इल्तुतमिश का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था चहलगानी चालीसा। चहलगानी चालीसा, आपके प्रश्न आएगा चहलगानी चालीसा की स्थापना जो है वो किसने की है? आपका उत्तर होना चाहिए इल्तुतमिश। ठीक है, दूसरा प्रश्न, चहलगानी चालीसा क्या है? तो इल्तुतमिश ने अपने वफादार, ठीक है, वफादार 40, ठीक है, चहलगानी चालीसा है तो 40 दासों का एक संगठन बनाया था, समूह बनाया था, किस लिए? अपनी रक्षा के लिए। इल्तुतमिश जो कि सम्राट है उसे भय था, इसलिए उसने 40 वफादार दासों का एक समूह बनाया था अपनी रक्षा के लिए, जिसे क्या कहते हैं? जिसे चहलगानी चालीसा कहते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, 1210 में राजा बना। 1226 में इसने रणथंभौर को जीतने के लिए एक बार प्रयास किया था, दिल्ली से रणथंभौर की यात्रा की थी, जीतने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहा था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, असफल प्रयास। इसने मालवार, जालोर, अन्य कई जो है इसने इसके विजय अभियान थे, इसने जीते थे, मैंने इनका परिचय यहाँ नहीं दिया। ठीक है, तो कितनी बातें ध्यान रखनी है? तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है, रणथंभौर पर अभियान जो इसने कब चलाया? 1226 में। तीसरी चहलगानी चालीसा की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। क्या है चहलगानी चालीसा? इल्तुतमिश ने अपनी रक्षा के लिए 40 वफादार दासों का एक समूह बनाया, जिसे क्या कहते हैं? चहलगानी चालीसा कहते हैं। क्लियर है, बात खत्म। 36 के बाद में देखो इसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी पुत्री जो है इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान, ये भारत में जो है वो शासिका बनी, भारत के अंदर गुलाम वंश की। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का ही है, 1236 से लेकर के 1240, 4 ही सालों का। भारत में पहली बार कोई मुस्लिम महिला जो है वो शासिका बनी है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। आपसे प्रश्न पूछ ले, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनने का गौरव जो है वो किसे मिला है? तो ये मिला है इसको, रजिया सुल्तान को। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। प्रथम मुस्लिम महिला, महिला नहीं है, मुस्लिम, ये नाम जोड़ना है साथ में। महिला अगर केवल आ जाएगा प्रथम महिला शासिका, तो आपका उत्तर पे रजिया सुल्तान नहीं होगा, आपका उत्तर हो जाएगा कर्पूर देवी। ठीक है, कर्पूरी देवी, पृथ्वीराज चौहान की माता, पृथ्वीराज चौहान की माता, ध्यान में रखना। ठीक है, 1166 के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, और 1177 के अंदर जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमदेव की जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो 77 से लेकर के और 78 तक जो 1 साल का कार्यकाल है, इस 1 साल के अंदर पृथ्वीराज चौहान की माता ने जो है वो शासन का संचालन किया था। तो ये देखो 1177-78 है, ये 1236 है, तो समय कौन सा आता है? पहले ये आएगा। इसका मतलब भारत की प्रथम महिला शासिका बनने का गौरव किसको मिला है? कर्पूरी देवी को मिला है। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात करें तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगा। आगे देखो, जब एक मुस्लिम महिला शासिका बनती है तो आसपास के जो चाटुकार लोग होते हैं वो क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे। चमचे जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे, ये महिला कैसे बन गई, हमें दम नहीं है क्या, ये वो, ऐसा विरोध हुआ था इसका। लेकिन ऐसा विरोध होने के बावजूद भी जो है इसने पुरुषों की भांति जो है कोट पहना, लंबा सा, सर पर एक टोपा लगाया, केप जिसको बोलते हैं, गोल वाली हैट लगाई, और हैट धारण करके और ये जो है वो सिंहासन पर बैठ गई और इसने शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इसका विरोध दिनों दिन ज्यादा बढ़ गया। प्राचीन काल के आपको पता हो तो ये बंदूकें वगैरह ये तो थी नहीं एक तरीके से, तो अश्व जो होती है, जो घुड़सेना होती है एक तरीके से, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिसके पास घोड़ों की सेना मजबूत है, निश्चित रूप से वो युद्ध में उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसने अपने एक ईमानदार जो आदमी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जमालुद्दीन याकूत। 2 नाम एक साथ है, जमालुद्दीन और याकूत। ठीक है, इसको जो है अश्वशाला का प्रधान बना दिया। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान किसे नियुक्त किया? आपका उत्तर होगा जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, अश्वशाला को बोलते हैं अमीर अखूर। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार आता है, रजिया सुल्तान ने अमीर अखूर के पद पर किसे नियुक्त किया? आपका उत्तर हो जाएगा जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, आगे इसने एक व्यक्ति जिसका नाम है अल्तुनिया, क्या नाम है? अल्तुनिया, अल्तुनिया से विवाह किया। ठीक है, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ है? अल्तुनिया के साथ विवाह हुआ। ठीक है, लेकिन विवाह होने का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 1240 के अंदर इन दोनों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है। अर्थात वो जो अन्य लोग जो थे, जो एक मुस्लिम महिला के शासक शासिका बनने से खुश नहीं थे,
उन दोनों षड्यंत्र रच करके और इन दोनों की क्या कर दिए, हत्या कर दी है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले इसका कार्यकाल, रजिया सुल्तान जो शासक कब बनी, 1236 में। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने अमीर अकूर के पद पर किसे नियुक्त किया, जमालुद्दीन याकूत को, ठीक है। और जमालुद्दीन याकूत जो है वो कहाँ का रहने वाला है, आपसे यह प्रश्न कर लेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा अबिसिनिया। अबिसिनिया एक देश है, अबिसिनिया, ये यहाँ का रहने वाला है, ठीक है। जमालुद्दीन याकूत कहाँ का रहने वाला है, अबिसिनिया। तो अबिसिनिया निवासी जमालुद्दीन याकूत को जो है वो अमीर अकूर या अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया है, ठीक है। अल्तुनिया से विवाह कर दिया, छोड़ो कोई काम की बात नहीं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो है वो है बलबन। क्या नाम है, बलबन, ठीक है। बलबन का मूल नाम क्या है, बलबन का मूल नाम है उलूग खां। क्या नाम है, ये ध्यान में रखना, उलूग खां, ये इनका नाम है, ठीक है। बलबन का मूल नाम क्या है, उलूग खां, ठीक है। ये है कौन, ये वही है जिसकी मतलब सबसे पहले स्थापना हुई थी चहलगानी चालीसा। किसने की थी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित चहलगानी चालीसा का एक मुख्य सदस्य था, ठीक है, जिसकी अहम भूमिका थी। इसका नाम क्या है, उलूग खां। उलूग खां ने अपना नाम क्या रखा, बलबन। और इसने देखो शासन किया 1265 से लेकर के 1290 तक। तो ये 40 पर यहाँ खत्म हो गई। 40 से लेकर के 65 के बीच के अंदर जो 25 साल है, यहाँ पर 2-3 एक छुटमुट शासक आए, लेकिन वो काम के नहीं थे, तो वो अपने आप ही समाप्त हो गई या उनको मार दिया गया। तो उनकी कहानी याद पर हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चौथे शासक के रूप में बलबन, ठीक है। 1265 से लेकर के 1290 के बीच के अंदर। अब आगे देखो, ये है कौन, ये है चहलगानी चालीसा का एक सदस्य, पहली बात, ठीक है। शासक बनने के बाद इसने एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं रक्त एवं लोहे की नीति। क्या कहते हैं, रक्त एवं लोहे की नीति। नीति का नाम क्या है, रक्त एवं लोहे की नीति, ठीक है। रक्त एवं लोहे की नीति का मतलब क्या होता है, इसमें ये क्या नीति है, इस नीति का मतलब ये है कि अगर जो भी कोई विरोध करता है, जो भी कोई विरोध करता है, ध्यान रखना, किसी भी आदेश का, शासन का और का, नीतियों का, ठीक है, पालन नहीं करता है, उनको करो गिरफ्तार। गिरफ्तार करके महिलाओं और बच्चों को कर लो गिरफ्तार और उनको डाल दो जेल के अंदर। पुरुष जो होते हैं उनको मौत की घाट उतार दो। ये है रक्त एवं लोहे की नीति, ठीक है। खून बहाओ एक तरीके से, ठीक है। रक्त एवं लोहे की नीति के प्रतिपादक कौन है, बलबन है। रक्त एवं लोहे की नीति क्या है, रक्त एवं लोहे की नीति की स्थापना करने वाला सिर्फ बलबन है। और इस नीति के तहत पुरुषों को तो मौत के घाट उतार देता है। कौन से पुरुष, जो विरोध करते हैं, और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना करके जेल में डाल देता है। ये है रक्त एवं लोहे की नीति, ठीक है। आगे देखो, बलबन ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है राजत्व सिद्धांत। क्या नाम है, राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत के अनुसार बलबन कहता है कि मैं जो हूं वो ईश्वर का एक विशेष दूत हूं। ईश्वर ने मुझे जो है इस धरती पर आप लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। मैं जो आप लोग जो आम जनता है ना, मैं आम जनता से अलग हूं, आपकी तरह नहीं हूं, मैं आम जनता से अलग हूं। और ईश्वर ने मुझे आप लोगों पर शासन करने के लिए ही भेजा है, ठीक है। ये इसका राजत्व सिद्धांत। मैं राजा हूं, राजा प्रजा से अलग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसका राजत्व सिद्धांत था। तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, बलबन है, ये भी ध्यान में रखना। राजत्व सिद्धांत क्या है, राजत्व सिद्धांत के अनुसार बलबन का मानना है कि राजा जो होता है वो प्रजा से अलग होता है। राजा के पास में शासन करने के विशेष अधिकार और शक्तियां होती है, ठीक है। राजा जो बलबन जो है, ये इनका मानना है कि राजा जो होता है वो ईश्वर का एक विशेष दूत होता है और उसे शासन करने का अधिकार होता है। ये था राजत्व सिद्धांत, ठीक है। तो बलबन ने 2 प्रथाएं और चलाई जिसका नाम है सिजदा और पाबोस। क्या नाम है, देखो यहाँ पर प्रथा का नाम है सिजदा, ठीक है, और पाबोस। सिजदा का मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है, राजा के सामने हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करना, ये प्रथा है सिजदा। इसने सिजदा के आगे एक और प्रथा चलाई जिसका नाम है पाबोस। पाबोस का मतलब क्या होता है, राजा के सामने घुटने के बल बैठ करके, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उसी प्रकार से घुटने के बल बैठ करके राजा के पैरों को चूमना, अपने मुंह से राजा के पैरों को चूमना। घुटनों के बल बैठ करके राजा के पैरों को चूमने की प्रथा क्या है, पाबोस है, ठीक है। और घुटने के बल बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की जो प्रथा है वो है सिजदा।
तो सिजदा और पाबोस प्रथा का जनक कौन है? ये भी बलबन है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, बलबन को भी जो है वो अन्य विदेशी जो जातियां थी उनसे भारत पर आक्रमण करने का खतरा उसको लगा रहता था। ठीक है, तो विदेशी कौन है? मंगोल। कौन है? मंगोल देश के रहने वाले। ठीक है, मंगोलिया के रहने वाले। मंगोलिया के रहने वाले कौन है? मंगोल। ठीक है, इन मंगोलों से जो है वो बलबन को खतरा था, इसलिए उसने एक सैनिक विभाग की स्थापना की, अर्थात सैनिकों के लिए बेहतर सुविधाएं, सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ये और करने के लिए। ठीक है, तो उसने एक विभाग की स्थापना की और उस विभाग का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाग का नाम है दीवाने आरिज। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं कि मंगोलों से रक्षा करने के लिए बलबन ने कौन से विभाग की स्थापना की? दीवाने आरिज विभाग की। किस विभाग की? दीवाने आरिज की। प्रश्न ये आ सकता है कि दीवाने आरिज क्या है? आपको जो मैंने पहले पार्ट वाला जो पेपर दिया था उसके अंदर 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है गलती से। ठीक है, वो दूसरे पार्ट का, इस पार्ट का है, वो पहले पार्ट में आ गया है। अब ध्यान रखना, आपको करना है दीवाने आरिज क्या है। ठीक है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवाने आरिज क्या है? एक सैन्य विभाग, एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने आरिज कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी के अंदर करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो अब तक आ गए हैं वो मैं भी अपलोड करने वाला हूँ दूसरी वाली कॉपी के अंदर, जैसे भी आपको आ गया है। ठीक है, अभी आप समझना इस बात को ध्यान से। अभी आप एक प्रश्न करोगे कि गुलाम वंश के शासकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, उसके अंदर जब आप 4 नंबर हेडिंग डाल करके बलबन लिखोगे तो इसके अंदर टॉपिक आएगा दीवाने आरिज। ठीक है, उसके अंदर आप आगे लिखोगे कि बलबन ने मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा हेतु एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने आरिज कहा गया। अब आप इसी प्रश्न को जो है आप अपनी दूसरी कॉपी के अंदर लिखोगे दीवाने आरिज क्या है। अब वहां पर आपको इसको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है अलग से कॉपी के अंदर, क्योंकि आपने इसको पहले से पढ़ लिया है। ध्यान रखना। ठीक है।